टॉपिक इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बी कॉशियस कि हम इस टॉपिक को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे बिकॉज हम सभी तो इस डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर बिलोंग्स विद दैट फील्ड। जो क्रॉप की बात हो रही है तो हर कोई इस खेती बाड़ी से लगभग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इसके साथ है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की जब बात हो रही है तो यकीनन हम ये कह रहे हैं कि ये तो आसान सा टॉपिक है, ये तो आसान सा बात है, लेकिन जब आप क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर जाओगे इस टॉपिक के अंदर तो आप खुद कहोगे ये चीज़ें तो हमारे इर्द गिर्द में ही हो रहे थे, ये चीज़ें तो अक्सर हमारे आसपास ही हो रहे थे। इस क्रॉप के हवाले से आप अंडरस्टैंड करोगे और इसको मैनेज कैसा किया जा रहा है और किस तरह इसको मैनेज किया जाए, और जब क्रॉप आपके पास हो ज़ाया नहीं होना चाहिए और उस पर कैसे हम बाकी जो डिजीज़ है या बाकी जो ख़राब क्रॉप होता है कभी कभार तो वो फूड जो ख़राब हो जाता है उसको हम कैसे प्रिजर्व रखेंगे और किस तरह उसको आप स्टोर रखोगे और किस तरह क्रॉप की प्रोडक्शन कर पाओगे और फिर उसको मैनेज कैसे करना है। ओके, वी गो टुवर्ड्स द टॉपिक क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो हियर के हमें पहले ये अंडरस्टैंड करना है जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टैंड ये करना है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। हमें पहले थोड़ा सा हम इस बारे में जानकारी देंगे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से कि हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, और डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होने से क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमें देखना है कि ये न्यूट्रिशन होती क्या है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको जरूरत पड़ती है न्यूट्रिशन की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है कि नहीं। नाउ इसके लिए व्हाई नीड इट, उनको न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है। न्यूट्रिशन जो ये है हम ये कहेंगे न्यूट्रिशन वर्ड जो है ये भी आपको अंडरस्टैंड करना है। ये जो न्यूट्रिशन वर्ड है ये न्यूट्रिशन वर्ड प्रॉपर बॉडी फंक्शन हम इसको कह सकते हैं कि ये तो बॉडी की फंक्शन प्रॉपरली हमें बॉडी फंक्शन करेगी तो उसके लिए न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत होती है। प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग होती है इस न्यूट्रिशन से। और ना तो क्वेश्चन इज व्हाई नीड इट, इसकी जरूरत क्यों हमें पड़ रही है, इस न्यूट्रिशन की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही है। और उस फंक्शन करने से अक्सर आप लोग खाना खाते हो, किस लिए खाते हो, ताकि आपको एनर्जी हासिल हो जाए, आपको एनर्जी हासिल हो जाए। और जब आपके जिसमें एनर्जी होगी देन यू विल वर्क, आप काम कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आपका जहन अच्छी तरह से काम पर कर पाएगा। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। इज इट ओके, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। नाउ वी गो टुवर्ड्स द डिफरेंट मोड्स। मैंने कहा पहले आपको डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और डिफरेंट मोड्स इसके हैं न्यूट्रिशन के, तो हम इसकी जानिब जाएंगे कि इसके न्यूट्रिशन के जो मोड्स हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे इस चैप्टर की जानिब जाएंगे, स्लोली एंड स्टडीली हम अंडरस्टैंड करेंगे इस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के इस टॉपिक को। नाउ इसमें अगर देखोगे जो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वहां पर डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोमेटिकली यहां पर जो ये ऑटो का वर्ड आ रहा है दैट मींस के ये ऑटोमेटिक, ये खुद ब खुद बनाते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। जो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं ये अपना खुराक ओन प्रिपेयर करते हैं। किनसे किनसे इनऑर्गेनिक सोर्सेज है। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट
प्लांट्स है, इन पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज है, जैसे अलगी आपने पढ़ा इससे पहले तो लेक्चर में, तो वो भी फोटोसिंथेसिस थ्रू ही अपना फूड ग़िज़ा तैयार करता है। उसी तरह हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये खुद अपना ग़िज़ा तैयार करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्स से। फॉर जैसे हम कहेंगे ग्रीन प्लांट्स है, कुछ बैक्टीरियाज है, कुछ बैक्टीरियाज है एटसेट्रा। ये क्या कैसे करते हैं? फोटो सिंथेटिक प्रोसेस इनमें हो रही है, ठीक है। ओके, now we go towards the one more mode of nutrition, that is heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition के हवाले से जब हम जा रहे हैं तो they can not prepare their own food. ये अपना ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते हैं। दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफस। ये जो हेटेरोट्रॉफस है ये डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये डिपेंड करते हैं किन पर? ऑटोट्रॉफस पर। ये ऑटोट्रॉफस पर डिपेंड करते हैं। और ऑटोट्रॉफस पर डिपेंड करते हैं कौन? ये हेटेरोट्रॉफस जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। ये जो इनको भी जो जब हम ये बात कर रहे हैं कि इनकी न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है, क्यों लेते? क्योंकि इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो वो कहां से इनको मिलेगी? इन प्लांट से। इसीलिए हमने कहा कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफस पे डिपेंड करते हैं, इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। इनको एनर्जी की जरूरत होती है तो वो यहीं से इनको मिलेगी। इनको क्या ये चीजें चाहे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी या एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ये ऑटोट्रॉफस से ही वो हासिल करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इज इट ओके? और इस जो ये हेटेरोट्रॉफस है, ये हेटेरोट्रॉफस है, इसके भी बहुत सारे ब्रांचेस है, इसके भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। कुछ ग्रुप्स की बात हम यहां पर करेंगे, जैसे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे है, ये हेटेरोट्रॉफस का एक ग्रुप है। ये पैरासाइट जो है ये ड्राज न्यूट्रिशन फ्रॉम, ये होस्ट से न्यूट्रिशन हासिल करते, न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। ये पैरासाइटिक जो होते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होती है, ये ऑर्गेनिजम्स ड्रा करते हैं न्यूट्रिशन किन से? होस्ट से। किसी पर बैठते हैं और वहीं पर उसको अपना शिकार बनाते हैं, और इनको पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरों के बॉडी पर, एग्जैक्टली दूसरों के बॉडी पर ये बैठते हैं और उनसे ही न्यूट्रिशन निकालते हैं और मजे से खाते रहते हैं, अपना दुनिया बनाते हैं और अपने अंदाज से ये जी रहे हैं। ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। one more group is that is saprophytic mode of nutrition. सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये भी ड्रा करते हैं न्यूट्रिशन, लेकिन किन चीजों से? डेड एंड डिकेड एनिमल से, डिकेड ऑर्गेनिज्म से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, उनको साक करते हैं, उन पर बैठते हैं और उनसे, फॉर एग्जांपल जैसे फंजे है, या हम मशरूम फंजे की बात करेंगे तो फंजे जो है ये सैप्रोफाइटिक है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। और जैसे मशरूम्स होते हैं वो कहां पर लगते हैं? मशरूम्स लगते हैं अक्सर डेड चीजों पे। जब कभी कभार हम ये पेड़ काटते हैं, उनकी जो निचली वाली हिस्से जो रहती है जमीन में, उसी पे लगते हैं, डेड हिस्सों पर लग जाते हैं। ये गंदे जगहों पर अक्सर बेशतर ये सैप्रोफाइटिक जो है ये गंदे जगहों पर अक्सर बेशतर अपना ग़िज़ा हासिल करते हैं और ये डिकम्पोज करते हैं। ये जो सैप्रोफाइटिक है, ये सैप्रोफाइटस है, डिकम्पोज करते हैं चीजों को, और इससे क्या है जो जिस ऑर्गेनिज्म के पर बैठते हैं वो ग्रो करता है, वहां पर उसकी सेल ज्यादा बन जाती है और इस तरह से अपना माहौल वहां पर, अपनी ग्रुप वहां पर तैयार करता है। और ये जो सैप्रोफाइटस है, इन सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स को हम ये भी कहेंगे स्कैवेंजर्स।
इनको हम स्कैवेंजर्स भी कहते हैं क्योंकि ये माहौल को साफ करने में बड़ा किरदार अदा करते हैं। इनको हम स्कैवेंजर्स भी कहेंगे। तो यहां तक हमने पढ़ा ये कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये अपना गुज़ा खुद तैयार करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक जो है डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफस पर ही। और वन मोर इज क्या हम ऑटोट्रॉफस है, ह्यूमन ऑटोट्रॉफस है कि हेटेरोट्रॉफस है? कोई बता पाएगा? ना हम ऑटोट्रॉफस है ना हम हेटेरोट्रॉफस है। हमारी न्यूट्रिशन जो हो रही है वो हालोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रही है। हालोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास साथ हो रही है। हम ह्यूमन जो है हमें हालोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रही है। हालोजाइक टाइप से हमें न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सॉलिड फूड को चबाते कि नहीं? आप भी खाते हो, खाना खाते हो कि नहीं? तो बॉडी के अंदर उसकी डाइजेशन फिर हो जाती है और उसके बाद क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बन जाता है और वो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। और वहां पर 3 प्रोसेसेस होते हैं। ये हालोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 प्रोसेसेस हो रहे हैं। नंबर 1 प्रोसेस यहां पर हो रही है हालोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। नंबर 1 प्रोसेस हो रही है इजेशन। नंबर 2 यहां पर और एक प्रोसेस हो रही है। इसके बाद क्या हो रही है? डाइजेशन। इजेशन जब हम लेते हैं इसके बाद हमारे जिस्म में वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन होती है। नाउ नंबर 3 इज फिर वो डाइजेस्ट होने के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल रहता है और वो हम बाहर फेंकते हैं, तो दैट इज एक्सजेशन। इजेशन भी आप कह सकते हो और एक्सजेशन भी कह सकते हो। जिस चीज में जो भी ऑर्गेनिज्म इस तरह की प्रोसेस करता है जिसमें इजेशन, डाइजेशन और एक्सजेशन होगी, उसको हालोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। उसको हालोजाइक कहते हैं। क्यों हालोजाइक? क्योंकि उसमें 3 प्रोसेसेस हो रहे हैं। नाउ वी गो टुवर्ड्स वन मोर टॉपिक, दैट इज एग्रीकल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर हमें पता होना चाहिए एग्रीकल्चर है क्या है। फर्स्ट वी गो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज अ ब्रांच दैट डील्स विद cultivation of crops and cultivation of animals। इनको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। जो कल्टीवेशन करेंगे, क्रॉप्स की कल्टीवेशन करेंगे, एनिमल्स की कल्टीवेशन करेंगे, इसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर के लॉट ऑफ ब्रांचेस है। एग्रीकल्चर के बहुत सारे ब्रांचेस है। जो ये एग्रीकल्चर है इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। बहुत सारे, कुछ याद होंगे आपके पास, कुछ मेरे पास भी होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल इसमें फ्लोरिकल्चर आ रहा है। वन इज फ्लोरिकल्चर। आप लोगों को पता है जो फ्लावरिंग डिपार्टमेंट होता है उनकी यही काम होती है कि फूलों को वो पहचान लेते हैं, वही बनाते हैं, तो उनको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। वन मोर इज हॉर्टिकल्चर, दैट इज जो फ्रूट्स एटसेट्रा बनाए जाते हैं तो उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। वन मोर इज एक्विकल्चर, जो पानी में जो प्लांट्स बनते हैं, वाटर प्लांट्स, उसको एक्विकल्चर कहते हैं, जो वाटर प्लांट्स होते हैं। एंड वन मोर इज मैरीकल्चर आप अक्सर कहते हैं मैरीन एनिमल्स और मैरीन प्लांट्स कल्टीवेट करने को मैरीकल्चर कहते हैं। तो हम यहां पर यही कहेंगे कि एग्रीकल्चर के बहुत सारे, सो वी कैन से एग्रीकल्चर इज एन अम्ब्रेला टाइप ऑफ कल्चर। ये एक अम्ब्रेला टाइप ऑफ कल्चर है क्योंकि इसके नीचे एक अम्ब्रेला है, इसके नीचे बहुत सारे कल्चर्स पनप रहे हैं, बहुत सारे कल्चर्स अपना काम करते हैं।
तो यहां तक हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर हमने कहा कि ये ब्रांच है, ये शाख एक है, ये ब्रांच है जो डील कर रही है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स और कल्टीवेशन ऑफ एनिमल्स हो। इसके अपने ब्रांचेस है, इसके अब बहुत सारे ब्रांचेस हैं। इसके उन ब्रांचेस में से कुछ ब्रांचेस हमने पढ़े। हमने कहा यहां पर फ्लोरिकल्चर के हवाले से, हॉर्टिकल्चर के हवाले से, एक्वाकल्चर के हवाले से, मैरीकल्चर के हवाले से। नाउ वी गो फॉरवर्ड, हम थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा क्रॉप्स की जाने जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया इस हवाले से कि ये चीजें आपको जहन में रखने हैं टॉपिक के हवाले से, क्योंकि आपके एनसीईआरटी का जो सिलेबस है ये यहाँ पर आपको इन चीजों के बारे में भी बता रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इनको डिस्कस की। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर क्रॉप्स की जानिब जाएंगे। क्रॉप के बारे में हम थोड़ा से यहाँ पर बात करेंगे। जो हमने हमारा टॉपिक ही है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप्स के बारे में हम जानेंगे। पहले व्हाट इज क्रॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप है क्या, क्रॉप है क्या, ये जो क्रॉप है ये है क्या क्रॉप, तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए। व्हाट इज क्रॉप, क्योंकि व्हाट इज क्रॉप ये हमें पता होना चाहिए। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड, जब सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेट किए जाएंगे और कल्टिवेट एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, किसी जगह पे बड़े मिकदार पर, उसको क्रॉप कहते हैं। उसी को क्रॉप कहते हैं जब जब हम प्लांट्स लेते हैं सेम काइंड के प्लांट्स हम लेते हैं, उनको कल्टिवेट करते हैं एक जगह पे बड़े मिकदार में, उसको क्रॉप कहते हैं। हमारे घरों में तो कुछ थोड़ी सी जमीन होती, प्लाट थोड़ी सी होती है, उस प्लाट में हम क्या करते हैं, उसमें कुछ क्रॉप हम प्लांट करते हैं और हम उसको उसी को क्रॉप कह सकते हैं। क्योंकि क्रॉप में एक चीज याद रखनी, हर कोई क्रॉप प्लांट है, लेकिन हर कोई प्लांट क्रॉप नहीं हो सकता है। समझ आपको आ रहा है? जिसमें हमें बेनिफिट्स होंगे उसको हम क्रॉप कहेंगे। क्या हर कोई प्लांट क्रॉप है? आंसर इज नो, क्योंकि हर कोई क्रॉप प्लांट है, लेकिन हर कोई प्लांट क्रॉप, हम उसको हर किसी प्लांट को हम क्रॉप नहीं कह सकते हैं। उसके बेनिफिट्स होने चाहिए, और जब उसके बेनिफिट्स होंगे, उसका वैल्यू होना चाहिए, तभी हम उसको क्रॉप कहें। कि इकोनॉमिक वैल्यू होना चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। सो एवरी प्लांट इज नॉट क्रॉप। हम ये कहेंगे कि हर कोई प्लांट जो है वो क्रॉप नहीं है। तो यहां तक हमने क्रॉप पढ़ा कि क्रॉप है क्या। अब यहां पर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होती है, अलग अलग, हर कोई क्रॉप जो है अलग अलग सीजन में होता है। और हमारे पास टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं। इंडिया में टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं। एक वन इज खरीफ क्रॉप एंड द सेकंड इज रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। जो ये खरीफ क्रॉप है ये सोन होता है रेनी सीजन में। कब होता है? रेनी सीजन में। तो हमारे यहां पर रेनी सीजन कब से शुरू होता है? कब से इंडिया में शुरू होती है? जून टू सितंबर। जून टू सितंबर रेनी सीजन में ये खरीफ क्रॉप है, यहां पर क्रॉप्स यहां पर लगते हैं, और ये जून टू सितंबर ये सीजन इसका होता है। फॉर एग्जांपल मिसाल हम देंगे, पैडी क्रॉप जो है, पैडी क्रॉप है, मिसाल के तौर पर हम कहेंगे मेज है, सोयाबीन्स है, ग्राउंड नट्स है, और हम कहेंगे कॉटन एटसेट्रा। ये सभी खरीफ क्रॉप्स हैं, सभी खरीफ क्रॉप्स है। अब यहां पर बात हो रही कि रबी क्रॉप की बात हो रही है। जो रबी क्रॉप है ये विंटर सीजन में यहां पर सोन होता है, विंटर सीजन में। विंटर सीजन में ये यहां पर शुरू हो जाती है इसकी इस क्रॉप की, खरीफ क्रॉप्स की। तो इनमें अगर हम बताएंगे ये कहां से, किस डेट से, तो अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च।
फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी फसलें यहाँ पर लग जाती है? मस्टर्ड ऑयल आप लोग देख रहे हो, क्योंकि हम हमारे अक्सर देहाती लोग जो है, जो गांव के लोग हैं, यहाँ पर हम मस्टर्ड बनाते हैं खेतों में, तो मस्टर्ड ऑयल है। या आप बता सकते हो डिफरेंट वेजिटेबल्स, कुछ पल्सेस भी बन जाते हैं, पल्सेस भी विंटर में बन जाते हैं, और डिफरेंट कुछ वेजिटेबल्स भी इस मौसम में बन जाते हैं। लेकिन वीट बन जाता है, गुंदुम जिसको आप कहते हो, वीट बन जाता है, मस्टर्ड बन जाता है, एटसेट्रा। ये फसलें रबी क्रॉप्स इनको हम कहते हैं, और इनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। नाउ वन मोर थिंग इज वी गो फॉरवर्ड, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल, क्योंकि आपको प्रिपेयर करना है ना, अब क्रॉप बनाने के लिए आप प्रिपेयर भी करना होता है, प्रिपरेशन करनी होती है कि खेत को प्रिपेयर करना होता है, इस लायक बनाना होता है जहां पर जिसपे फसल अच्छी तरह से उग जाएगी और फसल की प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? क्रॉप प्रोडक्शन हमें करनी है। क्या करना है? क्रॉप प्रोडक्शन हमें करनी है। यहां तक आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। क्रॉप प्रोडक्शन हमें करनी है। क्या करनी है? क्रॉप प्रोडक्शन। डिफरेंट चीजें यहां पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमें करनी है। मिट्टी को इस लायक बनाना है कि इसमें अच्छी प्रोडक्शन हो पाएगी। सोइंग करनी है। सोइंग का मेथड हमें पूरी तरह से देखना है कि किस तरह की सोइंग होगी। दैट मीन्स कि प्लांट को कैसे क्रॉप किया जाएगा, प्लांट को कैसे क्रॉप किया जाएगा, जमीन पर कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, सॉइल को प्रिपेयर करना है। और यहां पर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की जब बात आ रही है तो वी विल यूज सॉइल प्रिपेयर करने के लिए हम कुछ चीजें इस्तेमाल करते हैं जिनसे हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, कुछ टूल्स हमारे पास होते हैं, कुछ मशीन हमारे पास होते हैं जिनसे हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। और इसी तरह हम कहेंगे इरिगेशन, हम कहेंगे यहां पर इरिगेशन की बात करेंगे तो उसमें पानी भी डालना होता है। इरिगेशन, पानी तो बहुत जरूरी चाहिए ही ना। खाना अगर मिलेगा पानी के बगैर तो इंसान सही तरह से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो दैट मींस सेम इज द केस विद द क्रॉप्स। यही मसला है किसके? क्रॉप्स के साथ। तो इरिगेशन अच्छी तरह से होनी चाहिए, वाटर अच्छी तरह से होना चाहिए इस क्रॉप के साथ। प्रोडक्शन, हमें क्या करना है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से फसल को बचाना है, क्योंकि ये प्रिपरेशन में आता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आता है कि हमें प्रोटेक्शन कैसे वीड्स से करनी है, इस क्रॉप को कैसे इसको बचाना है, प्रोटेक्ट कैसे करना है। अनवांटेड प्लांट जो इसमें आएंगे उनसे हम प्रोटेक्शन कैसे कर पाएंगे इस क्रॉप की। एंड वन मोर, जब हमारा फसल तैयार होगा तो देन हार्वेस्टिंग की बात हो रही है। फिर हमें हार्वेस्ट करना है इस क्रॉप को हमें हार्वेस्ट करना है, क्योंकि हार्वेस्टिंग मैच्योर क्रॉप होता है। अब इसको हमें नीचे लाना है। आफ्टर दैट, जब यहां तक हुआ तो फिर हमें स्टोरेज करनी है। स्टोरेज एक ऐसी जगह पे करनी है, डिफरेंट वेसल्स होते हैं हमारे पास, जहां ये ऐसा, यहाँ हम मार्केटिंग करते हैं इनकी, तभी जब ये हार्वेस्ट हो जाएंगे फिर इनको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद हम मार्केटिंग इनकी करते हैं। या किसी वेसल में अच्छे डिफरेंट वेसल्स है जिनमें हम इनको स्टोरेज करते हैं, जिनके अंदर हम इनको स्टोरेज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम थोड़ा इलाबरेटली इनको डिस्कस करेंगे। इलाबरेटली वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे यहां पर, क्योंकि अब हमें इनको डिस्कस करना है, थोड़ा ब्रॉडली हमें डिस्कस करना है। यहां तक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमने दी इनके हवाले से, लेकिन अब हम थोड़ा सा इनको लंबा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जब सॉइल की प्रिपरेशन की जाती है तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कहेंगे सॉइल से क्रॉप को अगर जिंदा रखना है, तो सॉइल इज इंपॉर्टेंट।
सॉइल बहुत जरूरी है। जैसे हमारे लिए खाना पीना वो हम प्रिपेयर करते हैं, कैसे करते हैं वो आपको पता है, लेकिन जो खाना हो पीना हो जो भी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो सॉइल से ही मिलती है। ये नेचुरल है, सॉइल से ही मिलती है इस क्रॉप को। दैट मीन्स चाहे खाना हो पीना हो, ये सॉइल से ही इसको हासिल होती है। द क्वेश्चन इज व्हाई सॉइल इज इंपॉर्टेंट। सॉइल इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है? सॉइल इतनी ज्यादा जरूरी क्यों? क्या? बिकॉज सॉइल इज वेरी एसेंशियल फॉर क्रॉप्स। ये बहुत ही एसेंशियल है। किसके लिए? क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए बहुत जरूरी है। एस क्यों ये जरूरी है? क्योंकि इसी सॉइल से क्या मिलता है हमें? मिनरल्स मिलते हैं बहुत सारे, जो फसल को, जिनकी फसल को जरूरत होती है, इनसे ही इसको, फॉर एग्जाम्पल कौन से मिनरल्स मिलते हैं? सोडियम मिलता है सॉइल से, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, फास्फोरस मिलता है, कैल्शियम मिलता है, एटसेट्रा एंड सो ऑन, एटसेट्रा एंड सो ऑन। तो यहां पर ये कहेंगे हम हर किसी किस्म की मिनरल जो है वो प्रेजेंट होती है इसी सॉइल में। जो ये सॉइल है इसमें एवरी काइंड ऑफ मिनरल इज प्रेजेंट ऑन सॉइल। जो क्रॉप को जिस चीज की जरूरत होती है वो इसको इसी सॉइल में ही मिलता है। इसके बगैर सॉइल फर्टाइल नहीं बन पाएगी। नंबर वन इज दिस। नंबर टू हम ये कहेंगे, वन मोर पॉइंट इज दैट, क्या कहेंगे? सॉइल कंटेन्स वाटर। सॉइल की बहुत जरूरी अहमियत है। सॉइल कंटेन्स वाटर। यही वाटर फराहम करता है किसको? क्रॉप को। दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्रॉप्स। यही फिर एब्जॉर्ब करते हैं कौन? क्रॉप्स, है कि नहीं? नंबर थर्ड, वन मोर इज सॉइल कंटेन्स सम गुड बैक्टीरिया। वन मोर इज गुड बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उनको हम कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स भी हम इनको कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हम इनको कहते हैं। ये बैक्टीरिया या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी करते क्या है? ये सपोर्ट करते हैं रूट्स की ग्रोथ जो है उसको सपोर्ट करते हैं। रूट की ग्रोथ को, क्रॉप को ग्रोथ अच्छा सा मिलता है, क्योंकि इसी से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाती है। बैक्टीरिया के वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाती है। किसके साथ? किसके साथ? मिट्टी के साथ, एटमॉस्फेयर, मिट्टी के साथ इसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन मिल जाती है, फिर वापस एटमॉस्फेयर में हो जाता है। ये तो हमने पढ़ा है। तो हम यहां पर ये कहेंगे, ऑल इन नटशेल हम कहेंगे, सॉइल जो है ये एक कुदरत का खजाना है। ये कुदरत का एक खजाना है। ये जो सॉइल है ये कुदरत का एक खजाना है। ये कुदरत का एक खजाना है। अब यहां पर सवाल हो जाता है, सॉइल कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सॉइल प्रिपरेशन कैसे की जाती है? सॉइल प्रिपरेशन कैसे की जाती है? क्योंकि असल में सॉइल प्रिपरेशन की बात हो रही है। सॉइल प्रिपरेशन है ना? सॉइल प्रिपरेशन है क्या? सॉइल प्रिपरेशन करने के लिए वी विल यूज सम टूल्स और सम मशीन्स। हम इस्तेमाल क्या करते हैं सॉइल प्रिपरेशन करने के लिए? कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ मशीन्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, इस लायक बनाते हैं ताकि इसमें क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी, क्रॉप की पैदावार अच्छी हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, इसमें आप प्लोइंग भी करते हैं।
प्रोसेस ऑफ टिलिंग और प्लोइंग। करते कि नहीं? क्योंकि हम सभी इस खेती बाड़ी से ताल्लुक रखते हैं, तो हमें यहाँ पर ये चीज़ याद होनी चाहिए कि ये प्रोसेस हो रही है कि लूज करना है सॉइल को, उसको टर्न करना है, पलटवार करना है, खोदना है। और फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हमने सॉइल का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये सॉइल है, इसको इस पे जब प्रोसेस हो जाती है, इसको इस पे जब क्या हो जाता है, फील्ड जब हम खेत को टिल्ट करते हैं या प्लोइंग करते हैं, टिलिंग या प्लोइंग जब करते हैं, आप लोग ज्यादा प्लोइंग नहीं जा रहे होंगे क्योंकि आप नए जनरेशन के हो, जो ओल्ड जनरेशन के लोग थे। ऑलरेडी एनसीईआरटी ने यहाँ पर इसमें दिया है, इसने बड़े कंबाइनर्स की ज्यादा बात यहाँ पर नहीं की, इसने वही ओल्ड मेथड यहाँ पर बताया, इसलिए हम यहाँ पर ये प्लोइंग अक्सर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है। तो इसको हम अब पहले क्या करते हैं, पहले हम उस खेत को क्या प्रिपेयर करने के लिए हम उसमें नंबर 1 हम उस खेत में क्या करते हैं, वाटर लगाते हैं, वाटरिंग। 1-2 दिन उसमें पानी लगाते हैं ताकि वो जो मिट्टी है वो थोड़ी सी नरम बन जाए और आसानी होगी अब टिलिंग करने के लिए या प्लोइंग करने के लिए। जब हम टिलिंग करते हैं, जब हम प्लोइंग करते हैं, तो ये मिट्टी जो है ये थोड़ी सी मिल जाती है, इसमें जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और जमीन को फर्टाइल बनाते हैं, जमीन को फर्टाइल बनाते हैं और मिक्सअप हो जाते हैं ये सारे। कभी कभार क्या होता है, क्योंकि कभी कभार हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स जो है, चाहे फर्टिलाइजर्स की बात की जाए या मैन्योर्स की बात, ये भी हम कभी कभार मिलाते हैं, उसी वक्त छिड़कते हैं किसमें, खेतों पे। तो उसके बाद हम इसकी प्लोइंग करते हैं ताकि मिट्टी के साथ ही ये घुल मिल जाएगी, मिट्टी के साथ ही घुल मिल जाएगी और इस तरह हम इस मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यही प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। हम आगे जाएंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के हवाले से हम बात करेंगे अब आगे, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट है, आगे आगे हम इन चीज़ों का खास ख्याल रखेंगे।